स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। फोरकास्ट मॉडल के आधार पर यह प्रिडिक्ट करा गया है कि आज हमारी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन 7 बिलियन के आसपास है वो अगले 75 सालों में बढ़ने की बजाय गिरकर महज 6 बिलियन रह जाएगी। यानी इस बात की प्रबल संभावना है कि आने वाले समय में शायद आपको न्यू बॉर्न बेबीज बहुत कम देखने को मिले। तो दोस्तों, एक समय था जब शादी का मेन पर्पस ही बच्चे पैदा करना हुआ करता था और दूसरा मकसद ये था कि शादी इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि इसी से परिवार आगे बढ़ेगा। मगर आज बहुत से जेनजी कपल्स बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। अब अक्सर इसके पीछे उनका तर्क ये होता है कि भाई बच्चों को पैदा करना और उनकी अपब्रिंगिंग एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ऐसे में उनके पेरेंट्स का भी आता है कि भाई हमें एक पोते को खिलाना है, हमारी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। बट दूसरा, अगर हम प्रैक्टिकल लेवल पे भी देखें तो एक कपल की जिंदगी में बच्चे आते ही उनका लाइफस्टाइल कंप्लीटली चेंज हो जाता है। या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में लेट नाइट डिनर के लिए बाहर जाना हो या अपने फ्रेंड्स को घर पे इनवाइट करने जैसा कोई छोटा सा डिसीजन तो अक्सर इन क्रक्स आप वो नहीं कर पाओगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बढ़ती एज के कारण आप लाइफ में आपकी खुद की भी रिस्क टेकिंग और एडवेंचर सीकिंग वाली जो कैपेसिटी होती है ना इंडिविजुअल की, वो कम हो जाती है। देर रात बाहर कोई अगर शोर हो रहा है या देर रात आपकी बेल नॉक कोई करे तो अंदर एक वो डर की फीलिंग आती है, आपकी हार्ट बीट स्किप होने वाली फीलिंग हमेशा रहती है। अब आप में से कितने ऐसे हैं जो इस बात के साथ रिलेट कर पा रहे हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और नतीजा ये है कि आज की जनरेशन के बीच डिंक्स का कॉन्सेप्ट बेहद पॉपुलर हो रहा है। जी हाँ, डिंक्स यानी कि डबल इनकम नो किड्स कपल। ये वो कपल होते हैं जिनमें दोनों पार्टनर्स वर्किंग हैं और कमा भी रहे हैं, मगर ये कपल बच्चा नहीं पैदा करना चाहते। और तो और आजकल एक नया कॉन्सेप्ट ट्रेंड कर रहा है, पेट मदर या पेट फादर का। आपने इंस्टाग्राम पे अपने दोस्तों की प्रोफाइल में देखा होगा, प्राउड पेट मॉम, जहां आज के जेनजी और मिलेनियल कपल्स अक्सर इमोशनल सपोर्ट के लिए पेट पेरेंटिंग का रुख कर रहे हैं। देखो होता क्या है, अक्सर बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन शहरों में ना जो लोग रहते हैं वो अक्सर लोनलीनेस का, वर्क स्ट्रेस का, अब कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के चलते हुए ये सब चीजें फील करते हैं। अब हमें ये लगने लगा है कि भाई शायद पूरी दुनिया ही सेल्फिश है। अब ऐसे में एक डॉग ही है जो अनकंडीशनली हमारे साथ है और हमें प्यार करता है। क्योंकि जहां एक और पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी तो जॉइंट फैमिलीज में एक चाइल्ड को रेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत से फैमिली मेंबर्स साथ में मिलकर पूरा कर लेते थे, तो किसी एक पे बर्डन नहीं पड़ता था, या बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स इस काम में उनकी मदद कर दिया करते थे। वहीं आज की जो स्मॉल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं उसमें ये कर पाना पॉसिबल नहीं है। मगर इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि आज की तारीख में बेबीज के वैक्सीनेशन से लेकर उनके डायपर्स तक, उनके स्कूल से लेकर उनकी कॉलेज की फीस तक आसमान छू रही है। बट अब इस सब के बीच में आप कहेंगे कि भाई हमारी प्रीवियस जनरेशंस ने भी तो ये एक्सपेंसेस उठाए ही होंगे, तो फिर ये करंट जनरेशन के लिए इतना खर्चा बड़ा क्यों हो गया है। इसी तरह अगर हम एनरॉक द्वारा प्रेजेंटेड एक रिपोर्ट पर ध्यान दें तो इंडियन सिटीज में बीते 5 सालों में ही रेजिडेंशियल प्राइसेस 45% तक बढ़ गए। देश में 51% जेनजी अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेकर एंशियस रहते हैं। अब इसमें अगर उनको चाइल्ड भी साथ में रेयर करना पड़ेगा तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के चलते हो सकता है कि कोई उन्हें साइडलाइन करके उनकी जॉब ले ले। अब ऐसे में इकोनॉमिस्ट का सबसे बड़ा कंसर्न यही है या सबसे बड़ा डर यही है कि इकोनॉमिक सेल्फ डिपेंडेंस और डेवलपमेंट अटेन करने से पहले कहीं इंडियन पॉपुलेशन बूढ़ी या ओल्ड एज होने की वजह से लेस प्रोडक्टिव ना हो जाए। इसी वजह से वो तर्क दिया जाता है कि इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू गेट ओल्ड बिफोर गेटिंग रिच। आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से जेनजी बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते? आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं और इस इशू को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स के कितने सिबलिंग्स या भाई बहन थे, या फिर आपके पेरेंट्स के कितने भाई बहन थे? मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आप अपनी प्रीवियस जनरेशन्स को अपनी जनरेशन से कंपेयर करेंगे तो आप एक ट्रेंड देखेंगे। और ट्रेंड ये है कि हमारी प्रीवियस जनरेशन्स में जो फैमिली साइज थे वो काफ़ी बड़े हुआ करते थे और आमतौर पे एक कपल के 4 से 5 बच्चे और कभी कभी तो इससे भी ज़्यादा हुआ करते थे। जैसे कि आपके पापा या आपकी मम्मी की कितनी ही मासियाँ और कितने ही मामा होंगे। मगर हमारी और आपकी जनरेशन आते आते फैमिली साइज श्रिंक हो चुके हैं, जहां एक घर में मोस्टली 1 या 2 बच्चे ही देखने को मिलते हैं। इंडियन गवर्नमेंट का भी जो डेटा है वो हमें यही बताता है कि हमारे देश में जो फैमिली साइज 1971 में हुआ करता था और वो लगभग 7.2 था, यानी कि एक फैमिली में लगभग 7 के आसपास लोग थे, वो 2016 में गिर के 4.3 पे रह गया है। यही नहीं, यूएनएफपी के लेटेस्ट डेटा को भी अगर हम देखें तो भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट भी अब 1990 के 4.1 के आंकड़े से गिरकर 1.9 रह गया है। यानी कि भारत में एक महिला अपने लाइफ टाइम में ऑन एवरेज 2 से भी कम बच्चों को जन्म दे रही है, जो आंकड़ा 2050 आते आते गिरकर 1.29 ही रह जाएगा। और एक मैं और यहां पे आपको बात बता दूं कि ये पॉइंट ऑफ कंसर्न क्यों है।
देखो, पॉपुलेशन को कांस्टेंट रखने के लिए जो टीएफआर जरूरी है दैट इज 2.1, जिसे कि हम रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी भी कहते हैं। मतलब यदि एक पॉपुलेशन में एक महिला अपनी रिप्रोडक्टिव एज में ऑन एवरेज 2.1 बच्चे पैदा कर रही है तो पॉपुलेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब जाहिर है कि हमारे मिलेनियल्स यानी करंट जनरेशन काफी कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। जो ट्रेंड हमें 1997 से लेकर 2010 के बीच जन्मे जेनजी में और भी ज्यादा सुअर तरीके से देखने को मिलता है। मगर यह ट्रेंड केवल भारत में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड देखने को मिल रहा है, जहां दुनिया भर में घटते इस फर्टिलिटी रेट को देखते हुए 2023 में एक अर्थ फॉर ऑल नाम की रिपोर्ट पब्लिश करी गई थी। अब इस रिपोर्ट में अगर हम इसका फोरकास्ट मॉडल देखें तो उस फोरकास्ट मॉडल के आधार पर यह प्रिडिक्ट करा गया है कि आज हमारी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन 7 बिलियन के आसपास है वो अगले 75 सालों में बढ़ने की बजाय गिरकर महज 6 बिलियन रह जाएगी। यानी इस बात की प्रबल संभावना है कि आने वाले समय में शायद आपको न्यूबॉर्न बेबीज बहुत कम देखने को मिलेंगे। मगर इन द एंड क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई दिस इज टेकिंग प्लेस। आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से जेनजी बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते। आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं और इस इशू को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहला मुद्दा है फ्रीडम टू मेक अ लाइफ चॉइस, जो सबका एक अधिकार है। तो दोस्तों, एक समय था जब शादी का मेन पर्पस ही बच्चे पैदा करना हुआ करता था और दूसरा मकसद यह था कि शादी इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि इसी से परिवार आगे बढ़ेगा। मगर आज बहुत से जेनजी कपल्स बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। अब अक्सर इसके पीछे उनका तर्क ये होता है कि भाई बच्चों को पैदा करना और उनकी अपब्रिंगिंग एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसे पूरा करने में पेरेंट्स को अक्सर अपने पर्सनल एस्पिरेशंस और ड्रीम को पीछे छोड़ना पड़ता है। अब ऐसे में उनके पेरेंट्स का भी आता है कि भाई हमें एक पोते को खिलाना है, हमारी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। बट दूसरा, अगर हम प्रैक्टिकल लेवल पे भी देखें तो एक कपल की जिंदगी में बच्चे आते ही उनका लाइफस्टाइल कंप्लीटली चेंज हो जाता है यार। आफ्टर ऑल, यदि आप पर एक बच्चे की जिम्मेदारी है तो आपको अपनी जिंदगी का हर डिसीजन सोच समझ कर उस बच्चे को कंसिडर करते हुए लेना होता है। फिर चाहे वो जॉब स्विच करने का हो या फिर एंटरप्रेन्योरशिप करने जैसा कोई बड़ा डिसीजन हो या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में लेट नाइट डिनर के लिए बाहर जाना हो या अपने फ्रेंड्स को घर पे इनवाइट करने जैसा कोई छोटा सा डिसीजन हो, तो अक्सर इन क्रक्स आप वो नहीं कर पाओगे। अब यहां तक कि आप बेटर करियर अपॉर्चुनिटी के लिए हायर एजुकेशन या अब्रॉड में मिल रही अपॉर्चुनिटीज के लिए भी नहीं जा सकते। और ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बढ़ती एज के कारण आप लाइफ में आपकी खुद की भी रिस्क टेकिंग और एडवेंचर सीकिंग वाली जो कैपेसिटी होती है ना इंडिविजुअल की, वो कम हो जाती है। अब हमारे अंदर डर भी आने लगता है। जैसे फैमिली के बाद देर रात बाहर कोई अगर शोर हो रहा है या देर रात आपकी बेल नॉक कोई करे तो अंदर एक वो डर की फीलिंग आती है, आपकी हार्ट बीट स्किप होने वाली फीलिंग हमेशा रहती है। अब आप में से कितने ऐसे हैं जो इस बात के साथ रिलेट कर पा रहे हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब ऐसे में आज के बहुत से मिलीनियल और जेनजी कपल्स आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में बच्चों की वजह से अपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। वो अपनी जिंदगी अपनी तरह से अपनी शर्तों पे जीना चाहते हैं और नतीजा ये है कि आज की जनरेशन के बीच डिंक्स का कॉन्सेप्ट बेहद पॉपुलर हो रहा है। जी हां, डिंक्स यानी कि डबल इनकम नो किड्स कपल। ये वो कपल होते हैं जिनमें दोनों पार्टनर्स वर्किंग हैं और कमा भी रहे हैं, मगर ये कपल बच्चा नहीं पैदा करना चाहते और वो अपनी कंबाइंड इनकम को अपनी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए खर्च करना चाहते हैं। और तो और आजकल एक नया कॉन्सेप्ट ट्रेंड कर रहा है, पेट मदर या पेट फादर का। आपने इंस्टाग्राम पे अपने दोस्तों की प्रोफाइल में देखा होगा, प्राउड पेट मॉम, जहां आज के जेनजी और मिलेनियल कपल्स अक्सर इमोशनल सपोर्ट के लिए पेट पेरेंटिंग का रुख कर रहे हैं, जहां वो एक बच्चे को पैदा करने और उसकी अपब्रिंगिंग पर फोकस करने की बजाय मिलकर डॉग या कैट जैसे पेट्स पालते हैं। अब हो सकता है कि आपको सुनने में ये आइडिया बेहद सेल्फिश या डिल्यूजनल लगे, मगर यदि हम जेनजी की नजरों से देखें तो आज की रियलिटी में ये कॉन्सेप्ट काफी प्रैक्टिकल नजर आता है यार। देखो, होता क्या है, अक्सर बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन शहरों में ना जो लोग रहते हैं वो अक्सर लोनलीनेस का, वर्क स्ट्रेस का, अब कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के चलते हुए ये सब चीजें फील करते हैं। अब हमें ये लगने लगा है कि भाई शायद पूरी दुनिया ही सेल्फिश है। अब ऐसे में एक डॉग ही है जो अनकंडीशनली हमारे साथ है और हमें प्यार करता है। एंड दिस इज ट्रू ऑल्सो टू सम एक्सटेंट। देखिए, बड़े शहरों में जो कल्चर है वो कॉर्पोरेट कल्चर है। अब कॉर्पोरेट कल्चर में जब तक कंपटीशन नहीं होगा प्राइवेट सेक्टर में तो चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। यही तो एक स्टॉन्च डिफरेंस है प्राइवेट और गवर्नमेंट का। तो इस वजह से, उस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की वजह से अकेले पड़ जाना इज अ नॉर्मल थिंग इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज।
अब उस वजह से पेट पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट फेमस हो रहा है। अब बहुत से सोशोलॉजिस्ट जो हैं वो इस बात को भी पॉइंट आउट करते हैं कि आज की डेट में लोगों के जॉब पैटर्न्स इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि जहां पहले की जनरेशन में जॉब्स कम डिमांडिंग और जॉब लोकेशन जो उनकी थी वो मोर और लेस फिक्स्ड हुआ करती थी, बट अब की जनरेशन में ऐसा नहीं होता, जिस वजह से आज एक कपल के लिए बच्चा पैदा करना और जॉब की डिमांड्स के बीच उसकी अपब्रिंगिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, उनसे बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा। एंड स्पेशली वो भी तब जब देश की 50% फैमिलीज आज की डेट में न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, जहां इस न्यूक्लियर फैमिली के बढ़ते ट्रेंड की वजह से चाइल्ड रेयरिंग भी एक अपहिल टास्क हो गया है। क्योंकि जहां एक और पहले ज्वाइंट फैमिलीज हुआ करती थी, तो ज्वाइंट फैमिलीज में एक चाइल्ड को रेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत से फैमिली मेंबर्स साथ में मिलकर पूरा कर लेते थे, तो किसी एक पे बर्डन नहीं पड़ता था, या बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स इस काम में उनकी मदद कर दिया करते थे। वहीं आज की जो स्मॉल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं उसमें यह कर पाना पॉसिबल नहीं है। अब आप इसको इस नजरिए से भी समझिए कि जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, बच्चा एक बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में आके काम कर रहा है, अब जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, वो एक शुरू से उन्होंने अपनी 60 साल तक की जिंदगी, रिटायरमेंट तक की जिंदगी एक छोटे शहर में बिताई है। अब वो अपना जो भी उनका लाइफस्टाइल है, जो भी उनका सर्कल है, वो उससे एक्लेमेटाइज हो चुके हैं, उनको अंदर से प्यार है अपनी उस जगह से। तो उनके लिए भी जब वो वहां पे आते हैं तो वो एकदम से वहां पे एक्लेमेटाइज नहीं कर पाते, तो इस वजह से जब वो आ भी जाते हैं तो फिर फैमिली प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो ये सब सिनेरियो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो फिर ऐसे में अक्सर बच्चे को पैदा करने और उसकी अपब्रिंगिंग के लिए जो फीमेल है या महिलाएं हैं, उनको एक करियर ब्रेक लेना पड़ता है, जो आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में उनके फ्यूचर जॉब प्रोटेक्शंस के लिए नई समस्याएं खड़ा कर देता है। और अक्सर फिर अपना करियर रीस्टार्ट करते समय इकोनॉमिक और प्रोफेशनल डिसएडवांटेजेस से उन्हें जूझना पड़ता है। अब आज ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा वेल एस्टैब्लिश्ड है कि इसे मैटरनिटी पेनल्टी तक का नाम दे दिया गया है। मगर ये वो अकेला रीजन नहीं, बल्कि बहुत से जेनजीज के लिए बच्चा पैदा करना एक लाइफ चॉइस नहीं बल्कि एक लग्जरी भी बन गया है। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे, तो आइए इस एस्पेक्ट को भी समझ लेते हैं। तो देखिए, इसके पीछे का कारण है राइजिंग कॉस्ट ऑफ रेजिंग अ चाइल्ड। दोस्तों, आप कौन सी बाइक या कार खरीदेंगे, या फिर आप टूर के लिए शिमला जाएंगे या स्विट्जरलैंड, यह डिसीजन बहुत हद तक आपके फाइनेंशियल स्टेटस और बजट पर ही डिपेंड करता है। यहां तक कि खरीदारी या टूर्स आप कब करेंगे, यह भी आपके बजट पर ही डिपेंड करता है। शायद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, मगर आजकल कुछ ऐसा ही हाल बच्चे पैदा करने को लेकर भी है। जी हां, क्योंकि आज एक बच्चे को पैदा करना या उसे एक अच्छी लाइफ देना अपने आप में बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन है। अब देखिए ना, द मिंट में एक आर्टिकल छपता है और इस आर्टिकल में डिटेल्ड एनालिसिस के अनुसार हमारे देश की मेट्रो सिटीज में एक बच्चे को कंसीव करने से लेकर उसे अपने पैरों पर खड़ा होने तक ऑन एवरेज 1.5 से 2 करोड़ रुपए का खर्च आता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। जबकि इकोनॉमिक टाइम्स के 2022 में दिए गए एक सर्वे के अनुसार एक बच्चे की 3 साल से लेकर 17 साल की उम्र तक एक प्राइवेट स्कूलिंग के लिए कम से कम मां बाप को 30 लाख रुपयों की जरूरत होती है। हालांकि ये बात सही है कि ये फिगर्स बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज में काम करने वाली जो मॉडरेट टू हाई अर्निंग फैमिलीज हैं, उन्हीं के सर्वे के ऊपर बेस्ड है। मगर इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि आज की तारीख में बेबीज के वैक्सीनेशन से लेकर उनके डायपर्स तक, उनके स्कूल से लेकर उनकी कॉलेज की फीस तक आसमान छू रही है। उदाहरण के लिए, एक अर्बन एरिया में अगर आपको बच्चे की डिलीवरी करानी है तो उसके लिए आपको 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की जरूरत है, जहां डिलीवरी के पहले जो डॉक्टर विजिट्स और वैक्सीनेशन का खर्चा इससे अलग है, हमने वो काउंट नहीं करा। अब इसी तरह जैसे ही बच्चा 3 साल का होगा, आपको उसका एडमिशन प्ले स्कूल और फिर रेगुलर स्कूल में करवाना है, जहां उसके एजुकेशन और स्कूल एक्सपेंसेस ही आप पर मिनिमम 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का ईयरली बर्डन डाल देंगे। आपने वो इरफान खान की मूवी तो देखी होगी, इंग्लिश मीडियम। अब इसके बाद यदि आप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए भेजते हैं तो फिर से आपको फीस और बाकी एक्सपेंसेस के लिए लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत होगी। अब इस पूरे खर्चे में आप एक बच्चे की नीड्स और वांट्स को जोड़ दीजिए तो यह आंकड़ा कहां का कहां पहुंच जाएगा। मगर ध्यान रहे कि ये सारे कैलकुलेशंस हम आज के रेट्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ऐसे में यदि हम एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज में इन्फ्लेशन के रेट को कंसिडर करें तो वो नॉर्मल इन्फ्लेशन के रेट से 2.5 गुना ज्यादा है। अब ऐसे में यदि आप पूरा कैलकुलेशन करें, आपको वो आंकड़ा मिल जाएगा जिसे सुनकर ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जाहिर है कि इतना बड़ा खर्च देखते हुए एक बच्चे को पैदा करने और पालने का डिसीजन लेना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ये आसान नहीं होगा।
मगर क्योंकि हम ऐसा सुन रहे हैं, जब आप प्रैक्टिकली उस सिचुएशन को जाके देखेंगे, उस सिचुएशन में होंगे, देन यू आर गोइंग टू रियलाइज कि भाई उनके ऊपर क्या सिचुएशन होती होगी, क्यों आज का जेनजी इज नॉट डेयरिंग टू हैव अ चाइल्ड। बट अब इस सब के बीच में आप कहेंगे कि भाई हमारी प्रीवियस जनरेशन ने भी तो ये एक्सपेंसेस उठाए ही होंगे, तो फिर ये करंट जनरेशन के लिए इतना खर्चा बड़ा क्यों हो गया है। तो चलिए अब हम इस आर्ग्यूमेंट के फ्लॉ को भी समझ लेते हैं, क्योंकि एक मत आ सकती है कि भाई उस वक्त अगर खर्चे कम थे तो उस वक्त की सैलरी भी कम थी, आज अगर खर्चे बढ़ गए हैं तो लोगों की सैलरी भी बढ़ गई है। लेकिन इसके पीछे कहानी कुछ और ही है, तो देखते हैं। द रीजन इज राइजिंग फाइनेंशियल और जॉब इनसिक्योरिटी। दोस्तों, आज के जेनजी और मिलेनियल्स के सामने दूसरा बड़ा फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का इशू है। जहां एक और हमारे देश में बच्चों को पालने के लिए जरूरी खर्च बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर देश में इनकम में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हो रही है। अब देखिए, एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। 2022-23 में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का एक डेटा पब्लिश होता है। अब उस डेटा के अनुसार देश की नियरली 80% वर्कर्स 2.5 लाख पर एनम से भी कम कमा रहे हैं। इसी तरह अगर हम एनारॉक द्वारा प्रेजेंटेड एक रिपोर्ट पर ध्यान दें तो इंडियन सिटीज में बीते 5 सालों में ही रेजिडेंशियल प्राइसेस 45% तक बढ़ गए हैं। ऐसे में आज एक कपल के लिए अपना खुद का घर तो छोड़िए, बल्कि रेंट पर एक घर लेना भी मुश्किल हो चुका है। ऐसे में बहुत से कपल्स लोअर इनकम और हाउसेस के बढ़ते प्राइसेस की वजह से भी बच्चे पैदा करने अवॉइड करते हैं। अब साथ ही आज के अनस्टेबल जॉब मार्केट में करंट जनरेशन अपनी जॉब को लेकर भी इनसिक्योर है। अब इसी के लिए एक और रिसर्च आई जो एडीपी द्वारा पब्लिश करी गई। अब एडीपी रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट का नाम जो मैं आपको कोट करता हूं, पीपल एट वर्क, तो ये 2023 में रिपोर्ट आई थी। अब इस रिपोर्ट के अनुसार देश के अधिकतर वर्कफोर्स अपनी जॉब्स को लेकर सिक्योर नहीं है। इसी तरह अगर हम टैलेंट एंगेजमेंट एंड हायरिंग प्लेटफॉर्म है अनस्टॉप, उसके लेटेस्ट सर्वे पर गौर करें तो हम ये पाएंगे कि देश में 51% जेनजी अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेकर एंशियस रहते हैं। अब इसमें अगर उनको चाइल्ड भी साथ में रेयर करना पड़ेगा तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के चलते हो सकता है कि कोई उन्हें साइडलाइन करके उनकी जॉब ले ले। अब इसके पीछे दूसरा बड़ा कारण है बदलती टेक्नोलॉजीज। तो बदलती टेक्नोलॉजीज के साथ जॉब रिक्वायरमेंट्स बदल रही हैं, जैसे कि एडवेंट ऑफ एआई की वजह से जो फ्यूचर है वो अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है। अब जो हायर एजुकेशन है वो भी एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से जो जेनजी है वो अपनी पर्सनल अपस्किलिंग में इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंसर्न्स एंड ऑल दैट। और यही कारण है कि डेलॉयट द्वारा 44 कंट्रीज में एक सर्वे कराया गया और उसमें एक बेहद गंभीर बात सामने आती है। ये सर्वे हमें बताता है कि आज 50% से ज्यादा मिलेनियल्स और जेनजी पेचेक टू पेचेक पर ही सर्वाइव कर रहे हैं, यानी उनकी सेविंग्स जो है वो ना के बराबर है। ऐसी स्थिति में आज के दौर में एक कपल के लिए अपने खर्च उठाना और साथ साथ चाइल्ड रेयरिंग के एक्सपेंसेस को बियर करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। खैर, अब तक आपको यह समझ आ ही गया होगा कि भाई आज की जो यंगर जनरेशन है वो आखिर क्यों कम बच्चे पैदा करना चाहती है। मगर इस सिनेरियो के कुछ सोशो इकोनॉमिक डाउनसाइड्स भी हैं यार। हमने उनकी मेंटालिटी तो समझ ली, बट अगर हम ओवरऑल ह्यूमन रेस की तरफ से इसको देखें तो इसके कंसर्न्स भी हैं। और इसी वजह से आने वाले समय में हमारे देश और दुनिया की इकोनॉमी पर एक बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है। तो चलिए अब डाउनसाइड्स को देख लेते हैं। दोस्तों, किसी भी अन्य पैरामीटर की तरह पॉपुलेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक रिलेटिव पैरामीटर है, यानी इसे मॉडरेट रखना बेहद जरूरी है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही एक्सेसिव होनी चाहिए, लेकिन हर एक चीज के दो साइड्स होते हैं। जहां जरूरत से ज्यादा पॉपुलेशन और इसकी ग्रोथ हानिकारक है, वहीं हम कह सकते हैं कि जरूरत से कम पॉपुलेशन और लो ग्रोथ के भी नेगेटिव इंपैक्ट्स होते हैं। और यही कारण है कि इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इस रिड्यूस होते फैमिली साइज से भी कुछ सीरियस डाउनसाइड्स आ जाएंगे, जो शायद अभी नियर फ्यूचर में नजर ना आए, पर इनके फार बियरिंग कॉन्सिक्वेंसेस हमें आगे जाके देखने को मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए हम में से सभी बचपन से डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात सुनते आए हैं कि कैसे हमारे देश के जो यूथ हैं वो अपने देश को यूथफुल नेशन बनाते हैं, जहां आज की स्थिति में इसकी 50% पॉपुलेशन की उम्र 30 साल से भी कम है। मगर यदि भारत का फर्टिलिटी रेट यूं ही गिरता रहा ना, तो जल्द ही भारत की मीडियन एज बढ़ती चली जाएगी यार। आसान शब्दों में भारत की जो पॉपुलेशन है उसमें ओल्ड एज जनरेशन की संख्या बढ़ जाएगी। एंड ओल्ड एज जो पॉपुलेशन होती है वो हमेशा डिपेंडेंट होती है ना। तो डिपेंडेंसी के चलते हुए फिर वही प्रॉब्लम आएगी जिस वजह से हमें साल 2003-04 के आसपास जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसे रद्द करना पड़ा था, क्योंकि ओल्ड पेंशन वाली स्कीम में जितना भी पेंशन का बर्डन था वो सरकार उठा रही थी, लेकिन सरकार इनडायरेक्टली उसे कहां से उठा रही थी? जो आज की जनरेशन है जो वो काम कर रही है उसे टैक्स देके। अब ओल्ड पेंशन सिस्टम में ओल्ड एज पॉपुलेशन को ज्यादा फायदे देना तब तक बेनिफिशियल रहता है जब किसी देश में ओल्ड पॉपुलेशन
कम होती है इन कंपैरिजन टू द पॉपुलेशन जो अभी काम कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ पे उल्ट हो गया, ओल्ड एज पॉपुलेशन वो ज्यादा थी, काम करने वाले कम थे, तो इस वजह से स्टेट एक्सचेकर पे बर्डन पड़ रहा था। अब आपने अक्सर ऐसे डिस्कशंस यूरोपियन कंट्रीज, साउथ कोरिया, जापान जैसे देशों के कंटेक्स्ट में सुने होंगे कि वहां की पॉपुलेशन एज कर रही है, जहां की सरकार गिरती फर्टिलिटी रेट की समस्या से लड़ने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रही है। मैं आपको सरप्राइज के लिए बताऊं, जापान में इतनी ज्यादा ओल्ड एज पॉपुलेशन है, यंग लोगों की इतनी कमी हो गई कि वहां पे मार्केट में कोई खरीदने वाला नहीं है। अब ऐसे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात सुनाता हूं। जैसे जापान का एग्जांपल लीजिए। जापान में ये बात बहुत प्रसिद्ध है कि वहां पे जब आप लोन लेने जाते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट बिल्कुल कम है, नॉमिनल है, नामात्र है। यही आप अगर पैसा सेव करने के लिए डिपॉजिट एफडी पे कराओगे तो उसके लिए कई बार नेगेटिवली भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि जापान के पास आज की डेट में यंगर जनरेशन नहीं है जो कि शॉपिंग करके उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करे। वहां पे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ओल्ड एज है जो खरीदती नहीं है सामान। मगर फिर भी यदि भारत में फर्टिलिटी रेट्स यूं ही गिरते रहेंगे तो ये इन देशों के कंपैरिजन में भारत के लिए ज्यादा बड़ी समस्या हो जाएगी। अब आप पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों? तो चलिए अब हम इस बारे में भी समझ लेते हैं। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के मुताबिक 2020 में यूएसए में टोटल फर्टिलिटी रेशियो 1.8 है, यूके में 1.6 है, तो वहीं साउथ कोरिया और सिंगापुर में ही ऑलमोस्ट 1 के बराबर है। मगर फिर भी यहां इकोनॉमिक फ्रंट पर हमें कोई खास दिक्कतें दिखाई देने को नहीं मिल रही। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सभी देश जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, जहां दुनिया भर से बहुत से टैलेंटेड यूथ उनके वर्कफोर्स में शामिल होने के लिए इन कंट्रीज में माइग्रेट करते हैं। लेकिन इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। अब ऐसे में इकोनॉमिस्ट का सबसे बड़ा कंसर्न यही है या सबसे बड़ा डर यही है कि इकोनॉमिक सेल्फ डिपेंडेंस और डेवलपमेंट अटेन करने से पहले कहीं इंडियन पॉपुलेशन बूढ़ी या ओल्ड एज होने की वजह से लेस प्रोडक्टिव ना हो जाए। क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो भारत की जो वेल्थ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे खर्च होनी है वो सब सोशल वेलफेयर और ओल्ड एज पीपल के हेल्थ सिस्टम्स पर खर्च होने लगेगी। और इसी के रिगार्डिंग यूएनपीएफ का रिपोर्ट आ भी चुका है कि 2048 इज द टाइम। 2048 में यही पॉपुलेशन अपनी पीक पर होगी एंड फिर ये डाउन कर्व लेके ओल्ड एज की तरफ बढ़ना शुरू कर देगी और इसकी ओल्ड एज की पीक 2063 तक आ जाएगी। अब आप ही सोचकर देखिए, जब हमारी पॉपुलेशन में अर्निंग, टैक्स पेइंग और मास कंज्यूमिंग यूथ का प्रपोर्शन कम होगा तो एक इकोनॉमी ग्रो किसके दम पर करेगी? और इसी वजह से वो तर्क दिया जाता है कि इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू गेट ओल्ड बिफोर गेटिंग रिच। हालांकि ये डाउनसाइड्स शायद नियर फ्यूचर में देखने को ना मिले, क्योंकि अभी भी इंडिया की ऑलमोस्ट 31% पॉपुलेशन 10 to 24 ईयर्स के एज ग्रुप में ही है, जो या तो अपने रिप्रोडक्टिव एज में है या आने वाले समय में, आने वाले सालों में वो उस एज को अचीव कर लेंगे। इसलिए लो टोटल फर्टिलिटी होने के बाद भी इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ अभी भी कुछ डिकेड्स तक होता रहेगा और डेमोग्राफिक डिविडेंड अटेन करने के लिए इसे यूथफुल पॉपुलेशन मिलती रहेगी। लेकिन ये लो टोटल फर्टिलिटी रेट कितने डिकेड्स तक सस्टेनेबल रह पाएगा, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर लगा हुआ है। दोस्तों, करंट जनरेशन में बच्चे ना पैदा करने की टेंडेंसी के कुछ सोशल एंड साइकोलॉजिकल डाउनसाइड्स भी देखने को मिल रहे हैं। उदाहरण के लिए न्यूक्लियर और स्मॉलर फैमिलीज और इसकी वजह से तेजी से छोटे होते सोशल सर्कल के चलते लोगों में अब डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसी के केसेस भी बढ़ने लगे हैं। अब WHO की रिपोर्ट ऑन डिप्रेशन के मुताबिक इंडिया बाय नंबर ऑफ पेशेंट्स वर्ल्ड की मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री है। साथ ही जब एक फैमिली के एक सिंगल चाइल्ड को जॉब या एजुकेशन के लिए अपनी फैमिली छोड़कर दूसरे सिटीज में शिफ्ट होना पड़ता है तो इससे ओल्डर पेरेंट्स में अकेलापन और एम्प्टीनेस सिंड्रोम भी बढ़ने लगते हैं यार, जिससे कि उनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर सीरियस रिपरकशंस देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों, आपके बचपन में समर वेकेशंस में अपनी दादी नानी के घर का जॉइंट फैमिली में टाइम बिताने वाला मजा तो आप सबको याद ही होगा। लेकिन विडंबना यह है कि शायद आने वाली जनरेशन इसका लुत्फ कभी ना ले पाए, क्योंकि बिग फैट इंडियन फैमिलीज की जगह अब न्यूक्लियर फैमिलीज ले रही हैं। और आप सब कमेंट्स में यह भी बताइएगा कि कितना वक्त हो गया आपको अपने घर पे गए हुए, या कितना टाइम आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को देते हो और कितना वक्त आपको अपने मामा और मासी के पास गए हुए हो गया, मामा या नानी के पास गए हुए हो गया, या बुआ और चाचा के पास गए हुए हो गया। ज़रूर कमेंट्स में मेंशन करिएगा। अब दोस्तों, एक कपल को बच्चे पैदा करने हैं या नहीं, ये तो उनका पर्सनल चॉइस है यार। मगर फिर भी यदि हम इस बात को देखें तो ये बात स्पष्ट है कि करंट जनरेशन में कुछ कपल्स ऐसे हैं जो लैक ऑफ फाइनेंशियल या सोशल सपोर्ट कह लीजिए आप, उसकी वजह से अपनी फैमिली ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ कुछ चेंजेस किए जाने की डेफिनेटली आवश्यकता है, और ऐसा होता हम बहुत सी हाई इनकम कंट्रीज में देख भी सकते हैं, जो आने वाले समय में अपनी बिलो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट्स के बीच
भी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ और जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए फैमिली फ्रेंडली पॉलिसीज बना रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कनाडा, स्वीडन, जापान, जर्मनी, फिनलैंड इत्यादि इन सब देशों ने यहां चाइल्ड बर्थ्स को प्रमोट करने के लिए अभी से कमर कस ली है। इसी तरह सिंगापुर में बर्थ रेट्स को बूस्ट करने के लिए एक नई हाउसिंग पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की बात की जाती है। हालांकि भारत को अभी से ऐसे एक्सट्रीम मेजर्स की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी भारत को एज अ सोसाइटी अपनी आने वाली जनरेशन के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट तैयार करने की जरूरत है, जिससे जेनजी और आने वाले जेन अल्फा फैमिली को एक बर्डन नहीं बल्कि अपना सपोर्ट सिस्टम माने। जाहिर है कि बीते कुछ दशकों में हमारे आसपास की दुनिया इतनी तेजी से बदली है कि हर कोई स्पेस के साथ कीप अप नहीं कर पा रहा। ऐसे में करंट एल्डर जनरेशन को एक एग्जाम्पलरी रोल में आना चाहिए, जहां वो जेनजी या अल्फा को केवल साइडलाइन से जज करने की बजाय कंस्ट्रक्टिवली गाइड करके उनकी मदद करे, जिससे वो अपने फियर्स और एप्रीहेंशन से निकलकर फैमिली लाइफ एंजॉय कर सके। पेरेंट्स को चाहिए कि आज वो अपने बच्चों की बातें सुने, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, साथ साथ उनको वक्त देना चाहिए। दूसरी ओर कंपनीज को भी चाहिए कि वो इनहैंस्ड मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव्स जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, ताकि एक कपल अपने बच्चे की रेयरिंग को कंफर्टेबल टाइम दे सके। साथ ही वर्कप्लेस को मदर्स के लिए और फ्लेक्सिबल बनाए जाने की जरूरत है। आफ्टर ऑल विमेन की चाइल्ड बेयरिंग को जनरली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उनकी करियर ग्रोथ के अगेंस्ट देखा जाता है, एंड दैट्स द ट्रूथ, जिसकी वजह से उन्हें एट टाइम ग्लास सीलिंग का भी सामना करना पड़ता है। अब ऐसे में वर्क प्लेसेस को और ओपन माइंडेड और अकोमोडेटिंग होने की जरूरत है, जिससे विमेन को नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन का सामना ना करना पड़े। और इसी के साथ साथ भारत में भारतीय गवर्नमेंट को एजुकेशन को और ज्यादा यूनिवर्सल और अफोर्डेबल बनाने की जरूरत है, क्योंकि अगर स्टेट रन स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी तो फैमिली एक्सपेंसेस को काफी हद तक कम किया जा सकता है, जिससे चाइल्ड बर्थ को प्रमोट किया जाएगा। मगर इसके बाद भी डिक्रीजिंग बर्थ रेट के बीच देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए भारत सिंगापुर मॉडल पर भी काम कर सकता है, जहां वो अपनी पॉपुलेशन को हेल्दियर रखने और लंबे टाइम तक एम्प्लॉयड रखने पे फोकस करते हैं, जिसके लिए वो अपनी वर्क फोर्स की रिटायरमेंट एज को ऑलरेडी बढ़ाकर 63 कर चुके हैं, जिसे कि चरणबद्ध तरीके से 2026 तक 64 और फिर 2030 तक 65 तक लेके जाने का प्लान है। यही नहीं, इस एल्डर वर्कफोर्स की प्रोडक्टिविटी बनाए रखने के लिए सिंगापुर कंपनीज को वर्कर्स की मिडिल लाइफ ट्रेनिंग और ओल्डर वर्कर्स के लिए री एम्प्लॉयमेंट के लिए भी इंकरेज कर रहा है। अब ऐसे में यदि भारत भी इस राह पर आगे बढ़े तो हो सकता है कि भाई भारत भी अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड की इस फेज की लॉन्गेविटी को और ज्यादा आगे बढ़ा सके। तो ये था आज का एनालिसिस। अब आपकी क्या इसके बारे में राय है, हमें जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम, टू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।